स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम बात करेंगे डोजेस फॉर्म के बारे में। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली है डोजेस फॉर्म के बारे में, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि डोजेस फॉर्म आखिर होता क्या है, और क्लासिफिकेशन के बारे में कि डोजेस फॉर्म के कितने क्लासिफिकेशन होते हैं, कौन कौन से चीज़ों के बेसिस पे उन्हें क्लासिफाइड किया गया है, और उसके डिफिनीशन के बारे में, जो उसके क्लासिफिकेशन है उनके अलग अलग डेफिनेशन के बारे में। तो ये प्रेजेंट किया जा रहा है मेरे द्वारा। और आप चैनल पे नए आए हैं तो आपसे एक गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक मिलते रहे और आप भी नए नॉलेज से अवेयर होते रहें। तो आज के इस लेक्चर के कंटेंट हैं इंट्रोडक्शन, यानी डोजेस फॉर्म के इंट्रोडक्शन, कि डोजेस फॉर्म के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, आखिर होता क्या है, किन किन चीज़ों से मिलके बनता है, उसके नुकसानात के बारे में बात करेंगे, उसके बेहतरी के बारे में, उसके एडवांटेज के बारे में बात करेंगे, उसके क्लासिफिकेशन करेंगे सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, गैसियस डोजेस फॉर्म के बारे में। और जो न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम इम्बेड हुआ है आजकल के ज़माने में, बहुत ही धड़ल्ले से चल रहा है वो, तो बेहतर भी है हमारे पेशेंट्स के लिए, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सबसे पहले हम जानते हैं डोजेस फॉर्म होता क्या है। डोजेस फॉर्म आर द मीन्स by which drug molecule or APIs are delivered to the site of action within the body to produce optimum desired effect and minimum adverse effect। यानी डोजेस फॉर्म एक मीडियम है हमारे लिए, जो कि ड्रग मॉलिक्यूल को या एपीआई को, यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, अभी आगे हम बात करेंगे कि ये क्या होता है। तो डोजेस फॉर्म एक मीडियम है जिसके थ्रू हम ड्रग मॉलिक्यूल को या एपीआई को बॉडी के अंदर, जो साइट ऑफ एक्शन है, यानी जहां जिस रिसेप्टर पे हमें काम करवाना है और जहां बॉडी के अंदर पहुंचाना है, वहां हम पहुंचा सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है कि मीन्स बाय विच drug molecule or API are delivered to site of action within the body to produce optimum desired effect। जो भी हमारा desired effect है, जो भी हम expect करते हैं कि ये दवा खाने से हमें ये रिलीफ मिलेगी, हमारे बायोलॉजिकल जो ऑर्डर है उसमें ये चेंज होंगे, या जो भी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट मिलेगा तो वो हमारा डिजायर्ड इफेक्ट वो शो करे, और मिनिमम एडवर्स इफेक्ट कॉज करे। यानी मिनिमम एडवर्स इफेक्ट ये होता है कि कोई भी दवा हम लेते हैं तो कुछ ना कुछ उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। एलोपैथिक मेडिसिन की ये डिमेरिट है कि कुछ ना कुछ उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि जो हम दवा ले रहे हैं उसकी मिनिमम साइड इफेक्ट हो। ठीक है। अब डोजेस फॉर्म बनाने के पीछे रीजन क्या है? एक है ड्रग सेफ्टी या ड्रग बेनिफिट, और दूसरा है पेशेंट सेफ्टी या पेशेंट बेनिफिट। इन दोनों पे बात करते हैं। ड्रग सेफ्टी और ड्रग बेनिफिट क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कि कोई ड्रग हम ऐसे देते हैं तो वो क्या होगा कि हमारे बकल कैविटी के अंदर डिफरेंट साइड पे ये जो ड्रग मॉलिक्यूल हैं वो चिपक जाएंगे, इससे हमारा ड्रग मॉलिक्यूल डिग्रेड हो जाएगा। या फिर ड्रग मॉलिक्यूल हम किसी डब्बे में भर के रखते हैं तो टेम्परेचर, माइक्रोबियल अटैक और भी बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो हमारे ड्रग मॉलिक्यूल को खराब कर सकते हैं। तो उसको हम एक टैबलेट या सिरप में बदल लेते हैं, जिसे हम डोजेस फॉर्म बोलते हैं, ताकि हमारा जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो इन सब चीज़ों से बचा रहे। और इसके साथ और भी इसके बेनिफिट्स हैं कि जैसे अगर हम ड्रग मॉलिक्यूल को पाउडर फॉर्म में ले जाएंगे तो तेज हवा में उड़ सकता है खुले में, और उसको अगर हम सनलाइट में रख दें तो ख़राब भी हो सकता है। और भी डिफरेंट टाइप के इन्वायरमेंटल फैक्टर उस पर काम कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ड्रग सेफ्टी के लिए ये डोजेस फॉर्म बेहतर है। दूसरा है पेशेंट सेफ्टी। अब हम सोचिए कि 5 मिलीग्राम कोई ड्रग हमें देना है किसी इंसान को, तो हम 5 मिलीग्राम बॉडी के अंदर कैसे देंगे? ये पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए। इसीलिए हम पेशेंट सेफ्टी के लिए इसको डोजेस फॉर्म में बदल देते हैं, ताकि वो एक टैबलेट का खाए और उसके 5 mg की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। ठीक है। और पेशेंट सेफ्टी में ये भी है कि साइड इफेक्ट कम हो। जैसे ड्रग खाएं तो
हो सकता है कि कुछ मात्रा ज़्यादा में खा लिए हैं तो अनडिजायरेबल इफेक्ट शो कर देगा। तो इन सब चीज़ों को बचने के लिए, पेशेंट सेफ्टी के लिए भी ये कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतर है। ठीक है, अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। जो डोजेस फॉर्म होता है उसे हम मेडिसिन बोलते हैं। याद रखिएगा, ड्रग हम बोलते हैं उन चीज़ों का जो वास्तव में हमें ज़रूरत है। जैसे हम टैबलेट पैरासीटामोल 500 mg आईपी ले रहे हैं, तो इसमें जो ड्रग है हमारा वो पैरासीटामोल है, लेकिन जो टैबलेट है 500 mg 500 mg का, तो ये जो टैबलेट है इसको हम मेडिसिन बोलते हैं, डोजेस फॉर्म या मेडिसिन बोलते हैं। लेकिन इसके अंदर जो 500 mg पैरासीटामोल है वो है एपीआई या ड्रग। ठीक है, तो कोई भी डोजेस फॉर्म दो चीजों से मिलकर बनता है। एक तो होता है एपीआई जिसे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कहते हैं, और एक होता है एक्सीपिएंट्स। अब मान लीजिए कि कोई ड्रग हमें मेडिसिन हमें बनाना है, टैबलेट हमें बनाना है, तो हमें टैबलेट के शेप देने के लिए कुछ और मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारा तो जैसे 5 mg का कोई हमें टैबलेट बनाना है, तो 5 mg का तो टैबलेट बनाना पॉसिबल ही नहीं है। तो हम उसको टैबलेट का शेप देने के लिए एक बल्किंग एजेंट यूज करेंगे, एक हम बाइंडिंग एजेंट यूज करेंगे जो उसे बांध के रखेगा, एक ऐसा यूज विस्कोसिटी वाली एजेंट यूज करेंगे कि जो प्रोसेस में हम मशीनरी से उसे गुजार रहे हैं उस मशीन में वो चिपक ना जाए। और कुछ फ्रेबिलिटी से बचने के लिए मटेरियल यूज करेंगे कि एक्सपोर्टेशन के दौरान, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान वो जो मटेरियल है, वो जो हमारा मेडिसिन है वो टूट ना जाए। और उसके हार्डनेस के लिए कुछ यूज करेंगे, उसके पीएच को कंट्रोल करने के लिए कुछ करेंगे, जैसे सिरप में डिफ्लोक्लेशन को रोकने के लिए यूज करेंगे, उसको माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारी चीजें हम यूज करते हैं। तो वो सारी चीज जो होती है वो एक्सिपिएंट्स में आती है, और जो मेन ड्रग है हमारा वो एपीआई में आता है, और ये दोनों मिलके एक डोजेस फॉर्म का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो dosage form the mean by which drug molecule are delivered to the site of action within the body। वो मीडियम, वो मीन जिसके थ्रू ड्रग मॉलिक्यूल को हम बॉडी के अंदर साइट ऑफ एक्शन की जगह डिलीवर करा रहे हैं, उसे हम डोजेस फॉर्म कहते हैं। ठीक है, अब ड्रग क्या होता है? केमिकल कंपाउंड इंटेंड फॉर यूज इन डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। यानी वो ड्रग मॉलिक्यूल जो हमें वास्तव में जरूरत है, वास्तविकता में जिसकी जरूरत है हमें, जो कंपाउंड हम इस नियत के साथ यूज कर रहे हैं कि वो हमारे बॉडी के अंदर किसी भी बीमारी को डायग्नोस करेगा, ट्रीट करेगा और प्रिवेंट करेगा। तो इस जो मॉलिक्यूल हम यूज करने वाले हैं उसे हम बोलते हैं ड्रग। और एपीआई की इंट्रोडक्शन क्या है? एपीआई इज द पार्ट ऑफ एनी ड्रग दैट प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट। यानी जैसे टैबलेट में है तो उस टैबलेट में जो एपीआई है, जैसे एटिनोलोल हो गया, तो एटिनोलोल किस लिए यूज होता है? बीपी लोअरिंग एजेंट है, तो एटिनोलोल का यूज बीपी को मेंटेन करने के लिए यूज होता है। लेकिन जो टैबलेट के अंदर अगर एटिनोलोल है तो वो क्या करेगा? वो अपना इफेक्ट शो करेगा, बीपी को लो करेगा, मेंटेन रखेगा। तो एपीआई की ये इंट्रोडक्शन होगी। अब एक्सिपिएंट क्या होता है? एक्सिपिएंट्स डू नॉट इंक्रीज और अफेक्ट द थेरेप्यूटिक एक्शन ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल। यानी जो एपीआई है उसके प्रॉपर्टी को वो डिफर नहीं करता है, उसके थेरेप्यूटिक एक्शन को वो ना ही बढ़ाता है ना घटाता है, इवन वो तो इफेक्ट ही नहीं करता। Inactive ingredient may also be referred to as inert ingredient or excipient generally have no pharmacological effect। जो एक्सिपिएंट्स हम यूज करते हैं उसकी कोई फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं रहती है, लेकिन अगर अगर हम ज्यादा मात्रा में यूज कर ले, जैसे जो टैबलेट बनती है उसमें तो फिक्स अमाउंट रहता है कि इस अमाउंट में हम यूज कर रहे हैं, तो वो हमें फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो नहीं करेगा। लेकिन अगर वही 500 mg 500 ग्राम हम यूज कर ले उसी एक्सिपिएंट्स का, तो वो जरूर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देगा। ठीक है, तो ये इंग्रेडिएंट जो होता है वो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं देता है, उस टैबलेट में जितना यूज होता है उतना, लेकिन वो कभी ना कभी अगर ज्यादा मात्रा में आप एक्सिपिएंट्स ले रहे हैं तो वो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट श्योरली शो करेगा। अब एक्सिपिएंट्स किस लिए यूज होता है? जैसे बाइंडिंग मटेरियल के लिए यूज हो रहा है,
जो टैबलेट हम बना रहे हैं तो सारे पाउडर्स को एक जगह बांध के रखने का काम होता है। डाइज कलर के लिए यूज होता है। प्रिजर्वेटिव हमें प्रिजर्व करना है उसे 2 साल 3 साल सेल्फ लाइफ बढ़ानी है तो उसका प्रिजर्वेशन के लिए यूज होगा। फ्लेवरिंग एजेंट, अब कुछ ड्रग ऐसे होते हैं बहुत ज्यादा कड़वे होते हैं तो उनको फ्लेवर फ्लेवर उसको देने के लिए जो पेशेंट कंप्लायंस में फ्लेवर यूज होता है तो उस फ्लेवरिंग एजेंट के लिए उसे यूज करते हैं। स्वीटनिंग एजेंट यानी मीठा बनाने के लिए सिरप वगैरह में यूज होता है। कलरिंग एजेंट जो कलर एक यूनिफॉर्म में लाने के लिए और भी बहुत जगह यूज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड आते हैं। वाई क्लिनिकल यूज ऑफ एक्टिव ड्रग डिलीवरी इज रेयर। वाई मतलब जो एपीआई है हमारा वो क्यों उसका हम यूज बहुत कम करते हैं, मतलब डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं उसको, या तो हम डोजेस फॉर्म में लेते हैं या हम इंजेक्शन में लेते हैं, वो भी तो डोजेस फॉर्म ही है। तो इसकी कुछ ये लिखी गई है कि क्यों उसे हम यूज नहीं करते या रेयर यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो इसमें लिखी गई है कि एपीआई हैंडलिंग एंड एक्यूरेट डोजिंग कैन बी डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल। जैसे कि मैंने बताया कि 5 mg किसी को देनी है तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है कि 5 mg दे दे, ना वेट करके दे सकते हैं ना कुछ। तो इसीलिए वो पोटेंट ड्रग है, लो एमजी हो गई। मिलीग्राम में अगर डोज चला गया तो कैसे देंगे, अगर ज्यादा हुआ तो पेशेंट के अंदर बहुत बुरे साइड इफेक्ट हो जाएंगे, बहुत बुरे फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट हो जाएंगे, इसलिए उसको डोजेस फॉर्म में डालना जरूरी है। ठीक है, अब जैसे एपीआई एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी इम्प्रैक्टिकल बिकॉज ऑफ साइज से स्मेल और टेस्ट एक्टिविटी। जो हमारा ओरिजिनल ड्रग होता है पाउडर फॉर्म में, उसका साइज से, उसका स्मेल, उसकी महक, उसका टेस्ट और उसका कलर और उसकी एक्टिविटी जो लो होती है, इसके कारण उस जो हमारा पाउडर फॉर्म है उस फॉर्म में लेना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए हम इसे ढालते हैं डोजेस फॉर्म में। अब कुछ एपीआई क्या होती है कि केमिकली अनस्टेबल होती है लाइट में और मॉइस्चर में और ऑक्सीजन में, तो उसको बचाने के लिए हम एक्सिपिएंट्स यूज करते हैं और डोजेज फॉर्म में हम ढालते हैं। ठीक है, अब कुछ एपीआई हमारे स्टोमक में जाते जाते, जैसे हमारे स्टोमक में एसिड रहता है, तो कुछ एपीआई क्या होती है जैसे ही एसिड के कांटेक्ट में आती है वो क्या करती हैं कि अपना ये बनाना शुरू कर देती हैं, डिग्रेड होना शुरू हो जाती हैं। तो इस एसिड से बचाने के लिए हमें डोजेस फॉर्म में डाल के उसे कोटिंग करना पड़ता है। एंट्री कोटिंग, फिल्म कोटिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ कोटिंग है जिसे हम यूज करके यहाँ स्टोमक में एसिड से बचा लेंगे, एसिड से डिग्रेड होने से बचा देंगे। अब एपीआई क्या होता है, जैसे हमने बताया कि अगर ज्यादा अमाउंट में आप लेंगे, माउथ से ले रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ इसका लोकल इरिटेशन हो, माउथ के अंदर वो एपीआई चिपक जाए और हमारे बॉडी के अंदर ना जाए, और वो जहाँ पे चिपकेगा वहां पे डिग्रेड कर देगा, क्योंकि वहां पे तो उसकी जरूरत थी नहीं, उसकी जरूरत थी सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में, लेकिन हम डायरेक्ट बॉडी के ऊपर, टिश्यू के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो हो सकता है कि लोकल इरिटेशन कॉज कर दे या फिर एक वीक इंजरी भी कॉज कर दे, क्योंकि वो हाई कंसंट्रेशन में साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे आप नहीं पहुंचा रहे हैं, या पहुंचा भी रहे हैं तो अनवांटेड पहुंचा रहे हैं। ठीक है, अब पीके प्रोफाइल जो होता है ड्रग और ये आपका प्रोटीन बाइंडिंग जो होता है, तो ये एपीआई के फॉर्म में बहुत ही मुश्किल है, इसलिए हम इसे क्या करते हैं, मेडिकेशन में ढाल लेते हैं, डोजेस फॉर्म में डाल लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब डोजेस फॉर्म की हमें जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, क्यों पड़ी, एक सवाल और आता है कि वाई वी नीड ऑफ डोजेस फॉर्म। तो सेफ और कॉन्वीनियंट डिलीवरी के लिए और एक्यूरेट डोज के साथ सेफ और कॉन्वीनियंट डिलीवरी की जाए, इसलिए हमें डोजेस फॉर्म की जरूरत पड़ी है। जैसे हमारा टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, हमारा सिरप हो गया। तो इसमें क्या होता है कि जैसे टैबलेट में तो ये रहता है सुबह शाम खानी है, तो एक फिक्स अमाउंट में ड्रग आपके बॉडी के अंदर जाता है कि हाँ, अगर आप एक टैबलेट ले रहे हैं 5 mg का,
या 10 mg का या 500 mg का, तो वो फिक्स अमाउंट में आपके बॉडी के अंदर जा रही है एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे, और डोजेस भी सही जा रही है, तो इस तरह आपका इलाज भी सही होगा। कैप्सूल सेम टैबलेट की तरह लेना है। सिरप जैसे हमें 500 ml लेना है, सॉरी 5 ml लेना है, तो 5 ml में उसके जो कैप्स होते हैं, एक तो प्राइमरी कैप होती है और एक सेकेंडरी कैप होती है, तो उसमें मार्क लगे होते हैं, जो 2.5 ml पे ग्रीन मार्क, 5 ml पे पीले मार्क और 10 ml पे रेड मार्क। तो एक हमें अनुमान हो जाता है कि इसके नियर अबाउट 5 ml होगा। तो 5 ml हमें एक्यूरेट डोजिंग मिलती है, इससे बीमारी को ट्रीट करने में बहुत ही फायदा मिलता है। अब क्या होता है कि ड्रग सब्सटेंस को एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और मॉइस्चर से बचाने के लिए भी हमें डोजेज फॉर्म की जरूरत है। जैसे कोटेड कैप्सूल्स हो गए, सील्ड एम्पुल्स हो गए। इन जब कोटेड कैप्सूल्स आप लोगों ने भी देखे होंगे, ऐसे रहते हैं कैप्सूल और उसके ऊपर एक कोट चढ़ी रहती है। और एम्पुल्स, जो एम्पुल्स यूज किए जाते हैं हमारे प्लास्टिक, फूड ग्रेड प्लास्टिक्स में पैक रहते हैं, और उसके अंदर ये भरी रहती है लिक्विड। तो इस एम्पुल से और फिल्म कोटेड कैप्सूल से होता क्या है कि जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और मॉइस्चर है वो इसके अंदर ही नहीं जाता। जब अंदर ही नहीं जाता तो जो हमारा ड्रग मॉलिक्यूल्स है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और मॉइस्चर से बच जाता है। ठीक है। अब जैसे गैस्ट्रिक एसिड, अभी जो बात हुई थी पिछले स्लाइड में कि गैस्ट्रिक एसिड के अंदर कुछ ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो ड्रग जाते हैं वो गैस्ट्रिक एसिड की वजह से खराब हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं या बेकार हो जाते हैं। तो इनसे अगर प्रोटेक्शन चाहिए हमें, तो हमें डोजेस फॉर्म की जरूरत होगी। जैसे इंट्रिक कोटेड टैबलेट, इसकी रिलीज टाइम 15 मिनट्स होती है। तो ये 15 मिनट में क्या होता है कि हमारा जो बॉडी में हम जो टैबलेट लेते हैं ये हमारा स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में सफर कर जाता है, और वहां पे वो कांटेक्ट में नहीं आता गैस्ट्रिक एसिड के। ठीक है। अब बीटा टेस्ट और ऑर्डर, जैसे ड्रग का जो है बीटा टेस्ट है, महक है ड्रग सब्सटेंस का, तो उसको कॉन्सील करने के लिए, मास्क करने के लिए हमें डोजेस फॉर्म की जरूरत पड़ती है। जैसे कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर हम ड्रग डाल दिए हैं, कैप्सूल हम लिए, हमारे जबान पे गया, नो टेस्ट, मालूम ही नहीं चला किस कौन से टेस्ट का है। कोटेड टैबलेट, अगर टैबलेट को शुगर कोटेड कर देते तो वो तो मीठा लगेगा, हमें क्या मालूम है कि उसके अंदर जो ड्रग है वो कौन से महक का है या किस टेस्ट का है। तो कोटेड टैबलेट, फ्लेवर्ड सिरप, अब कुछ सिरप हमारे चेरी फ्लेवर्ड होते हैं, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्स के होते हैं, हमारे ऑरेंज फ्लेवर्स के होते हैं, डिफरेंट फ्लेवर्स के होते हैं, मैकबेरी फ्लेवर्स के होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जो फ्लेवर्स सिरप होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ऑर्डर और मास ड्रग के दोनों को मास्क कर देते हैं। जैसे लिवोसल्ब्यूटामोल सल्फेट, एम्ब्रोक्सल हाइड्रोक्लोराइड और गुएफेनेशिन एक्सपेक्टोरेंट एक आता है जिसका नाम है एस्कोरिल एलिस, ग्लेनमार्क द्वारा बनाया जाता है। तो इसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंस हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कि इसको मास्क करने के लिए इसमें फ्लेवर्ड बेस डाला जाता है, और जो कलर है इसका टेट्राजीन होता है उसका कलर। तो इस ये सब एक्सपीरियंस यूज करके हम टेस्ट और ऑर्डर को मास्क कर सकते हैं। अब जैसे लिक्विड, एक और है कि प्रोवाइड लिक्विड प्रिपरेशन ऑफ ड्रग दैट इनसॉल्युबल और अनस्टेबल इन डिजायर्ड व्हीकल। डिजायर्ड व्हीकल के अंदर अगर अनस्टेबल है, अनसॉल्युबल है, तो उसको लिक्विड प्रिपरेशन में तैयार करना ही डोजेस फॉर्म का मतलब एक रूप होता है। लिक्विड प्रिपरेशन में जब उस ड्रग को तैयार करते हैं, तो जैसे सस्पेंशन हमारा हो गया फ्लोकुलेटेड, डिफ्लोकुलेटेड, तो इसमें भी हमारे डोजेस फॉर्म की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए ये जरूरत है डोजेस फॉर्म की, मतलब डोजेस फॉर्म की जरूरत हमें है। और एक चीज है प्रोवाइड लिक्विड डोजेस फॉर्म ऑफ सब्सटेंस सॉल्युबल इन डिजायर्ड व्हीकल। जैसे कोई कोई सॉल्यूशन आपने देखा होगा अल्कोहलिक होता है, कोई कोई हमारा ये एक्वा सोलुबल होता है। तो अब डिजायर व्हीकल्स में हम उसे सोलुबल करके और सॉल्यूशन बना के, सिरप बना के उसे मार्केट में लाते हैं। तो ये भी नीड है डोजेस फॉर्म की। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें क्या है कि जैसे ऑप्शनल ड्रग एक्शन है, जैसे
अगर ड्रग हमें लगाना है, साइट अफेक्शन हमारा स्किन है, ऑप्टिमल ऑप्शनल है, तो हमें यही लगाना है। तो जैसे हम लगाएं, हवा बहा उड़ गया या पानी लगी गिर गई, तो हम उसको किस फॉर्म में तैयार कर देंगे कि वहां पे हम लगाएं भी और इन्वायरमेंटल फैक्टर से वो क्या हो कि स्वाइप ऑफ ना हो। तो इसलिए हम ऑइंटमेंट, क्रीम, एयर और नेजल प्रिपरेशन में हम इसको ढाल देते हैं ताकि हम वहां पे लगाने के बाद भी ये बेकार ना जाए। अब बॉडी के किसी कैविटी में हमें डालना है ड्रग और हमें वहीं स्टेबलाइज करना है, तो हम किस रूप में, जैसे रेक्टल और वेजिनल सपोजिटरी के रूप में हम ढाल सकते हैं। रेक्टम और वेजाइना में अगर ड्रग पहुंचाना है तो सपोजिटरी के हम मदद से ड्रग वहां पहुंचा सकते हैं। अब किसी ड्रग को हमें, जैसे बॉडी में कोई ड्रग है और बॉडी के अंदर एक साइट है, वहां पे हमें ड्रग को पहुंचाना है 20 मिनट में, तो हम उसको ऐसे कंट्रोल रिलीज मैकेनिज्म से उसको कोट करेंगे या उसकी सोलबिलिटी को बढ़ा ऐसे मतलब मॉडिफाई करेंगे या कोटिंग का यूज करेंगे कि 20 मिनट में ही वो ड्रग रिलीज हो उस डोजेस फॉर्म से। कंट्रोल रिलीज टैबलेट्स जो होते हैं, इंट्रिक कोटेड, शुगर कोटेड, फिल्म कोटेड, बहुत सारे कोटेड होते हैं, और कैप्सूल्स हो गए, सस्पेंशन हो गए, तो इन सब की मदद से हम कंट्रोल रिलीज कर देते हैं, उसके रिलीज को, उसकी सोलबिलिटी को कंट्रोल करते हैं। अब ड्रग का जो प्लेसमेंट्स है वो बॉडी टिश्यू के अंदर ही पहुंचाना है, एक स्पेशल साइट्स में पहुंचाना है। तो इसमें हम नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का यूज करते हैं, जैसे इम्प्लांट्स हो गया, तो इसका यूज करके हम ये ड्रग को पहुंचा देते हैं। अब जैसे इनहेलेशन थेरेपी से किसी को लंग्स के अंदर ड्रग्स पहुंचानी है, तो हम इसमें भी एनडीडीएस का यूज करते हैं, जो नेवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम आई थिंक इसको बोलते हैं। तो इनहेलेंट के मदद से हम उसे लंग्स के अंदर पहुंचा सकते हैं। तो इसमें ऑप्टिमल ड्रग एक्शन होता है जो स्पेशल साइट पे जाता है। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म देखते हैं कि डोजेस फॉर्म की कौन से क्लासिफिकेशंस हैं। तो एक है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से और एक है फिजिकल फॉर्म के हिसाब से। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी ड्रग हम कहाँ से ले रहे हैं बॉडी के अंदर, एक है ओरल यानी माउथ से हम ले रहे हैं, तो उसे ओरल बोलते हैं, ओरल की अब कैटेगरी होगी। एक है पेरेंट्रल यानी हम इंजेक्शन के मदद से, इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस हम इंजेक्शन ले रहे हैं बॉडी के अंदर, नस के अंदर, तो वो पेरेंट्रल डोजेस फॉर्म कहलाती है। एक है टॉपिकल यानी हम उसको यूज करते हैं, जैसे हम मिनॉक्सिडिल यूज करते हैं ना हम बालों के स्कॉप पे कि वहां पे हमारे हेयर रिग्रोथ हो जाए, तो वो टॉपिकल कहलाता है। एक है ट्रांसडर्मल यानी जो भी हम स्किन लेयर्स में यूज करते हैं। टॉपिकल्स में हमारे स्किन के ऊपर आते हैं, और ट्रांसडर्मल में क्या होते हैं कि जैसे स्किन के लेयर्स में हम यूज कर रहे हैं, ये हमारा माइक्रो नीडल्स वगैरह जो होते हैं जिसे चिपका देते हैं और धीरे धीरे ड्रग हमारे बॉडी के अंदर रिलीज करता है, तो ये ट्रांसडर्मल कहलाते हैं। रिस्पिरेटरी यानी जो सूंघ के हम या मतलब सांस वाले जो मैकेनिज्म है ना ब्रीथिंग, उसके थ्रू अगर बॉडी के अंदर लेते हैं तो वो रिस्पिरेटरी डोजेस फॉर्म होते हैं। एक है ऑप्थेल्मिक यानी जो जो हम आंखों में यूज करते हैं, जो ड्रग हम आंख के द्वारा लेते हैं, जैसे आंख से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती है ना, तो उसमें हम ड्रग को क्या करते हैं, आंखों पे लगाते हैं, आंखों में ड्रॉप्स वगैरह डालते हैं, तो इसे ऑप्थेल्मिक बोलते हैं। रेक्टल रेक्टम में लेते हैं, वेजाइनल वेजाइना में लेते हैं, और ओटिक यानी कान के द्वारा जो भी हम ड्रग लेते हैं, जैसे कान के अंदर बहुत सारे बायोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, डिजीज हो जाते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, हम जो ड्रॉप वगैरह होते हैं कान में ही डालते हैं, तो इन कान वगैरह में डालने को, इस रूट को ओर्टिक्स बोलते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से। अब फिजिकल फॉर्म के ऊपर क्लासिफाई करेंगे अगर डोजेस फॉर्म को, तो वो सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड और गैस, चार में हमारा टूटेगा। यानी एक जो सॉलिड है, सॉलिड की खासियत जो होती है वो आप सब वाकिफ हैं उन चीजों से, सेमी सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, ऐसे ही। ठीक है, अब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में हम ओरल इंटरनल रूट ओरल में देखते हैं। तो ओरल में क्या होता है हमारा
ये इंटरनल रूट में मतलब जो बॉडी के अंदर लिया जाता है, ठीक है। तो ओरल, ओरल में क्या है हमारा, टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गए हमारे, जो भी टैबलेट हो गए, कैप्सूल्स हो गए, सिरप हो गए, सस्पेंशन, इमल्सन एक्सेट्रा। न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम में हमारा ड्राई पाउडर इनहेलर, प्रेस्क्राइज मीटर डोज इनहेलर और नेबुलाइजर वेपोराइजर, ये सब ओरल में आते हैं, ओरल में ही आते हैं। अब सबलिंगुअल और बक्कल, सबलिंगुअल और बक्कल में क्या फर्क है, सबलिंगुअल हम यूज करते हैं जो जबान के ऊपर, और जबान के नीचे जो यूज करते हैं उसे बकल बोलते हैं। तो ओरली डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट, लॉजेंजेस, शेविंग टैबलेट्स, माउथ वॉश, टूथपेस्ट, ऑइंटमेंट, ओरल स्प्रे, ये सब सबलिंगुअल में आता है। रेक्टल वेजाइनल ऑइंटमेंट, सपोजिटरी, इनीमा, न्यूट्रिएंट इनीमा, ये सब रेक्टल और रेक्टम और वेजाइना के रूप से हम देखते हैं। अब पैरेंट्रल में आता है, पैरेंट्रल में हमारा इंट्रावेनस, जो कि हम नस में लेते हैं इंजेक्शन वगैरह, इंट्रामस्कुलर जो भी हम अपने बॉडी के मसल्स में लेते हैं उससे बोलते हैं, इंट्राकार्डियक जैसे कोई बॉडी के अंदर हार्ट फेलर में डायरेक्ट इंजेक्शन देते हैं, इंट्रा ओशियस, इंट्रा पेरिटोनियल, इंट्रा सेल्युलर, इंट्रा एटिकल, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, अलग अलग जगह के अलग अलग मैकेनिज्म है, और ये सब डोजेस फॉर्म ही है, क्लासिफिकेशन है डोजेस फॉर्म के। अब आता है टॉपिकल रूट, टॉपिकल में हमारा 3 क्लासिफिकेशन है, डर्मल, म्यूकोजल और परक्यूटेनियस। डर्मल, डर्मा जो लेयर है स्किन का उसमें लेते हैं, जैसे वाइटमेंट, लिनीमेंट, पेस्ट, क्रीम, लोशन, लिप बाम, मेडिकेटेड शैम्पू, डर्मल पैच। जो म्यूकोसा है उसके अंदर अगर लेते हैं तो म्यूकोसल हो जाता है, जैसे ये ड्रॉप, आई ड्रॉप, नेजल ड्रॉप, ऑइंटमेंट, हाइड्रोजेल, नैनोस्फेयर, सस्पेंशन, मिक्रोड एसिड, माइक्रोडिश। और जो परक्यूटेनियस है तो उस परक्यूटेनियस लेयर है वहां पे ट्रांसडर्मल पैच वगैरह का यूज करते हैं, और वहां पे जो डोजेस फॉर्म यूज करते हैं उसे परक्यूटेनियस डोजेस फॉर्म कहते हैं, ठीक है। अब फिजिकल फॉर्म के अंदर जो है सॉलिड डोजेस फॉर्म, सॉलिड डोजेस फॉर्म में भी दो, एक तो है जिनके शेप होते हैं, एक है जिनके शेप नहीं होते हैं। तो शेप में टैबलेट, कैप्सूल, इम्प्लांट, ट्रांसडर्मल पैच, इन सब के शेप होते हैं या तो गोल, जो ओवल, जो भी होते हैं शेप तो होते हैं फिक्स। अनशेप्ड में पाउडर हमारा जो हो गया तो पाउडर का शेप थोड़ी होता है, वो तो बल्क में होते हैं, तो अनसेप्ट में वो आ जाए। अब सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, इसमें भी सेप्ट और अनसेप्ट है। सेप्ट में हमारा सपोजिटरी है और पेसरीज है। तो ये सपोजिटरी पेसरीज के जो भी होते हैं कोनिकल शेप के होते हैं या जो भी शेप के होते हैं, एक शेप होता है ना, तो इन शेप्स को हम सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में क्लासिफाई करते हैं। अनसेप्ट में हमारे जेल, क्रीम, ऑइंटमेंट, पेस्ट होते हैं, जिस फॉर्म में भर दिए उसी में रहते हैं। लिक्विड डोजेस फॉर्म में हमारे मोनोफेजिक, बाईफेजिक और एक्सटर्नल सॉल्यूशन आते हैं। मोनोफेजिक यानी एक फेज है उसमें, जिसमें सॉल्यूशन आता है या तो सिरप, स्प्लिट, एलिक्सर, टिंक्चर वगैरह। बाईफेजिक में उसमें दो फेज रहते हैं हमारे, एक्वस और ऑर्गेनिक, इसमें हमारा इमल्सन, सस्पेंशन हो गया। एक्सटर्नल सॉल्यूशन में लोशन, लिनीमेंट, कोलोइड वगैरह हो गए हमारे। गैसियस डोजेस फॉर्म में हमारे दो होते हैं, एक होता है कि मेडिसिनल गैसेस और एक होता है एरो डिस्प्रेशन, एरो डिस्पर्जन, यानी कुछ देर के लिए यूज करते हैं हम। मेडिसिनल गैसेस में हमारा जैसे एरोसोल हो गया, तो एरोसोल में हमारा इनहेलेशन और वोलेटाइल एनेस्थेटिक होता है जो ऑपरेशन के पहले देते हैं, तो ये हमारा मेडिसिनल गैस हो गया। एरो डिस्पर्जन में हमारा एंटी अस्थमाटिक स्प्रे हो गया, जो अस्थमा में लेते हैं, ब्रोंकोडाइलेटर, मतलब ब्रोंकाई को खोलने के लिए, सांस लेने में आसानी हो। अब क्लासिफिकेशन देखिए, सॉलिड, लिक्विड, डोसेज फॉर्म। सॉलिड, लिक्विड, डोसेज, सॉलिड डोसेज फॉर्म दो पार्ट में टूटा है, यूनिट डोसेज फॉर्म और बल्क। यूनिट डोसेज फॉर्म में हमारे टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर, पाइल्स आ गए। बल्क में हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल हो गए दो। इंटरनल में हमारे फाइन पाउडर और ग्रेन्यूल्स आ गए, एक्सटर्नल में हमारे डोजिंग पाउडर, इंसफ्लेशन, डेंटिफ्राइसिस, स्नोफियर पाउडर आ गए। लिक्विड डोजेस फॉर्म है वो भी दो में टूटा है, बाईफेजिक, मोनोफेजिक। बाईफेजिक में हमारे इमल्सन, सस्पेंशन आ गए। मोनोफेजिक फिर टू में टूटा है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में हमारे सिरप, एलिक्सर, लिंटस, ड्रॉप आ गए। एक्सटर्नल में हमारे लिनीमेंट, लोशन, गार्गल, फ्लोटेंट, माउथ वॉश, स्प्रे, आई लोशन, आई ड्रॉप, नेजल ड्रॉप्स आ गए। अब सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म भी दो में टूटा है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल में हमारे सपोजिटरी, पेसरीज आ गए। एक्सटर्नल में हमारे वाइटमेंट, क्रीम, पेस्ट, जेली वगैरह आ गए, ठीक है। अब सॉलिड के क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं। टैबलेट, चार ऐसे मेनली चार ही क्लासिफाई है इसमें, टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर और ग्रेन्यूल्स, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। लिक्विड की जो क्लासिफिकेशन है
वो मोनोफेजिक है, एक बाइफेजिक है। मोनोफेजिक में लिक्विड फॉर एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन और लिक्विड फॉर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, एक बाहर से लगाते हैं और एक अंदर लेते हैं बॉडी के अंदर। एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन में लिक्विड यूज इन माउथ, मतलब मुंह में जो भी बीमारियां हैं उसको ट्रीट करने के लिए जो भी होता है, तो उसको लिक्विड यूज इन माउथ, इसमें हमारा गार्गल, माउथ वॉश और थ्रोट पेंट आता है। लिक्विड अप्लाइड टू स्किन, स्किन के ऊपर जो लिक्विड अप्लाइड होते हैं उसमें हमारे लोशंस, लिनीमेंट्स, कोलोइडियंस और पेंट आते हैं। बॉडी कैविटी के अंदर जो बॉडी लिक्विड इंस्टिल की जाती है उसमें हमारे आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप, नेजल ड्रॉप, डॉक्स, इनेमास वगैरह आते हैं। इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में सब कोई जानता है, सिरप, मिक्सचर, एलिक्सर, टिंक्चर, और एक और आता है जो एक्सपेक्टोरेंट वगैरह जो भी होते हैं, लिंटस, ये सब इंटरनल यूज के लिए होते हैं। बाईफेजिक में हमारे दो होते हैं, एक तो लिक्विड सॉलिड इन लिक्विड, यानी लिक्विड के अंदर सॉलिड सस्पेंडेड रहते हैं, और एक होता है लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड के अंदर लिक्विड भी सस्पेंडेड रहता है। तो जो लिक्विड के अंदर सॉलिड सस्पेंडेड रहते हैं हमारे, उसमें हम तीन कैटेगरी करते हैं, एक ओरल, एक पेरेंट्रल, एक एक्सटर्नल। ओरल में हमारा सस्पेंशन आता है, और पेरेंट्रल में भी हमारे बहुत सारे मेडिकेशन आते हैं जिसमें सॉलिड ये रहते हैं, एम्बेडेड रहते हैं लिक्विड के अंदर। एक्सटर्नल में हमारे लोशन आते हैं। लिक्विड इन लिक्विड में हमारे ओरल में इमल्सन आते हैं और एक्सटर्नल में लिनीमेंट आते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जो सस्पेंशन है वो सॉलिड इन लिक्विड है, और जो इमल्सन है वो लिक्विड इन लिक्विड। अब सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म की बात कर ले, इसमें हमारे क्रीम आते हैं, पेस्ट आते हैं, ऑइंटमेंट आते हैं और जेल आते हैं। ठीक है, अब इनहेलेशन के थ्रू जो डोजेस फॉर्म हम देते हैं उसको इनहेल डोजेस फॉर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसको, ये दो तरह के होते हैं, एक होता है कि जो लंग्स के द्वारा ली जाती है हमारी, मतलब जो लंग्स में काम करते हैं जाके, और एक होता है नोज, यानी नोज के अंदर जो ये कैविटी होती है ना, नेजल कैविटी, वहां काम करती है। तो जो लंग्स में काम करते हैं उसमें गैस है, जैसे मेडिसिनल गैसेस हैं, वेपर्स हैं बॉडी लंग्स के अंदर जाके बहुत सारे बंद ब्रोंकाई को खोलने के लिए और भी बीमारियों को ट्रीट करने के लिए। लिक्विड में हमारे सॉल्यूशन, सस्पेंशन, इमल्सन है। एरोसोल में हमारे एमडीआईज, डीपीआईज और अदर प्रेशराइज सिस्टम है। मेटल डोज इनहेलर, अभी हम लोगों ने जो पढ़ा था पिछले स्लाइड में। सॉलिड में हमारे डीपीआईज है। ठीक है, नोज में हमारे एरो लिक्विड है, सॉल्यूशन, इमल्सन और सस्पेंशन। एरोसॉल में एमडीआईज हो गए, सेमी सॉलिड में जेल हो गए, और सॉलिड में पाउडर फॉर इनहेलेशन आता है ना, पाउडर जो ऐसे खींच के लेते हैं हम, तो वो पाउडर हमारे नोज को ट्रीट करते हैं जो भी बीमारियां हैं। अब आता है रेक्टल एंड वेजाइनल डोजेस फॉर्म, इसमें सपोजिटरी, इनेमा और टेशरीज होते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं सॉलिड डोजेस फॉर्म लिक्विड के बारे, टैबलेट के बारे में। टैबलेट क्या है? अ टैबलेट इज यूनिट डोज ऑफ वन और मोर मेडिकामेंट प्रिपेयर बाय कंप्रेस्ड और मोल्ड मेथड। जो सॉलिड डोजेस फॉर्म, एक चीज यहाँ पे मिस है, टैबलेट इज ए यूनिट सॉलिड डोजेस फॉर्म। सॉलिड डोजेस फॉर्म का जो यूनिट डोज है उसे हम टैबलेट कहते हैं। उसमें एक भी मेडिकेशन हो सकता है और मोर मेडिकेशन भी हो सकता है। जैसे आप एक टैबलेट में कई कई ये आते हैं मेडिकामेंट, जैसे आप देख लीजिए कि पैरासीटामोल में हमारा पैरासीटामोल ही आता है, लेकिन कोई टैबलेट है जिसके अंदर पैरासीटामोल भी आता है, सल्ब्यूटामोल भी आता है, और भी बहुत सारे मेडिकामेंट्स आते हैं। और इसको जो प्रिपेयर किया जाता है ना, इसमें कंप्रेस मेथड या मोल्ड मेथड से इसको प्रिपेयर किया जाता है। कंप्रेस में या तो प्रेशराइज करके हम उसे सेप देंगे, और मोल्ड में मोल्ड में डाल के उसे एक हम सेप देंगे। अब जो टैबलेट के अंदर कॉमन एक्सिपिएंट्स यूज होते हैं उसमें डाइल्यूएंट यूज होते हैं। ये टैबलेट को बल्क बनाने के लिए, यानी सेप देने के लिए एक भारी मात्रा देनी पड़ती है, उसको बनाने के लिए डाइल्यूएंट यूज करते हैं। डिसइंटीग्रेंट क्या होता है? जैसे टैबलेट में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाके टैबलेट हमारा टूट जाए, उसलिए डिसइंटीग्रेंट यूज करते हैं। बाइंडर यूज करते हैं हम, जैसे पाउडर्स को, सारे एक्सिपिएंट्स एपीआई को एक जगह बाइंड करके रखे, तो इसके लिए हम बाइंडर्स यूज करते हैं। ग्लाइडेंट और लुब्रिकेंट हम यूज करते हैं, जैसे मशीन वशीन के अंदर जो हमारा पाउडर ऑर्डर है वो बढ़िया से फ्लो करे और बॉडी के अंदर सिस्टम में भी फ्लो करे, इसके लिए हम लुब्रिकेंट और ग्लाइडेंट यूज करते हैं। स्वीटनर और फ्लेवर यूज करते हैं हम, जो ड्रग है उसके
टेस्ट को और उसके महक को मास्क करने के लिए। पिगमेंट, अब जैसे अनकोटेड टैबलेट है तो हो सकता है कि बहुत सारे एक्सिपिएंट्स है, बहुत सारे कलर के हो गए, तो अब वो एकदम से फटा फटा दिखेगा अलग अलग कलर का, तो उसको यूनिफॉर्म में लाने के लिए हम पिगमेंट यूज करते हैं। और टेस्ट इसको लिए टैबलेट को स्मूथ बनाने के लिए कि वो बढ़िया से स्वेलो किया जाए, सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, और गैस्ट्रिक एसिड के डिग्रेडेशन से बचाने के लिए कोटिंग अप्लाई करते हैं हम ये टैबलेट के ऊपर। अब टैबलेट सब बकल और सब लिंगुअल टैबलेट होते हैं, तो जो बकल टैबलेट्स होते हैं ना, वो क्या होता है कि हमारे यहाँ पे रखते हैं, जो टीथ और हमारे चीक हैं इनके बीच में उसको रखते हैं, ठीक है। और जो सब लिंगुअल टैबलेट है वो हम जबान के नीचे रखते हैं, जबान के नीचे रखते हैं, ताकि जो इसका बहुत फास्ट में ये सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में पहुंचता है यहाँ से बकल कैविटी से। म्यूकोसा मेम्ब्रेन जो माउथ के अंदर होता है उसके द्वारा बहुत ही जल्दी ये घुलता है और उसके द्वारा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में पहुंचता है। और एक फायदा ये भी है कि ये जो टैबलेट है ना, ये गैस्ट्रिक जूस से बिना अफेक्ट हुए हमारे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में पहुंच जाता है, और लीवर में भी नहीं जाता, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से भी बच जाता है। तो इसमें हमारे वैसोडाइलेटर, एस्ट्रॉयडल हार्मोन वगैरह जो भी होते हैं, तो इसकी टैबलेट्स हम ऐसे ही लेते हैं, ठीक है। अब है एफरवेसेंट टैबलेट। अब एफरवेसेंट टैबलेट क्या है कि इसमें कुछ सब्सटेंस रहते हैं, जैसे साइट्रिक एसिड और टर्टरिक एसिड रहते हैं, और ये अनकोटेड रहते हैं। इसको जैसे हम पानी में डालते हैं ना, और इसमें कार्बोनेट बाइकार्बोनेट भी रहते हैं, तो जैसे पानी में हम डालते हैं तो पानी के मदद से, यानी पानी के कांटेक्ट में जैसे ही आएगा ना, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और ये तुरंत पानी में घुल जाता है। तो ये सॉलिड डोजेस फॉर्म लिक्विड डोजेस फॉर्म में बदल जाते हैं और ये पूरे पानी में घुल जाते हैं, तो इसलिए ये तुरंत रिलीज हो जाता है, उसको पी लेते हैं तो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो ये इसीलिए बनाया ही गया है कि ये पानी में घोल के पिया जाए। तो जो CO2 रिलीज करता है पानी के कांटेक्ट में आने से, वो एफर्वेसेंट टैबलेट है, ठीक है। अब ये जो ड्रिंक, ये जो क्या बोलते हैं, ड्रग जब इसमें रिलीज होगा, जब ये सोलुबलाइज होगा पानी के अंदर, तो ये अब देख ही रहे हैं कि CO2 रिलीज कर रहा है, तो ये कार्बोनेटेड ड्रिंक भी बन गया हमारा, पीने के लिए ही बहुत फायदेमंद होगा। ये होता है चेवेबल टैबलेट्स। ये क्या होता है, इसको निगलने से पहले हमें चबाना होता है, ठीक है। बच्चों में विटामिन के कमी को पूरा करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, और इसका यूज करते हैं हम जैसे क्या कहते हैं उसे, एसिड रिफ्लक्स में, जैसे एसिडिटी हो जाती है ना, तो डाइजीन आपने देखा होगा, बहुत ही फेमस टैबलेट है, वो भी चेवेबल टैबलेट ही है, ठीक है। चलते हैं आगे, कैप्सूल्स के बारे में बात करते हैं। कैप्सूल सॉलिड यूनिडोसिस फॉर्म है, ये भी यूनिडोसिस फॉर्म है, जिस जो सॉलिड फॉर्म में भी होता है, सेमी सॉलिड फॉर्म में भी होता है, इसके अंदर सॉलिड भी भरा जाता है, लिक्विड भी भरा जाता है, और इसके जो दोनों सेल होते हैं ना, वो जेलेटिन से बने होते हैं। फर्क क्या होता है, जो ये सेल होते हैं ना, वो हार्ड जेलेटिन से बने होते हैं, और ये जो है वो सॉफ्ट जेलेटिन से बने होते हैं। इसके अंदर जो जेलिंग एजेंट होता है उसमें हम जिलेटिन यूज करते हैं, ठीक है। प्लास्टिसाइजर, इसमें जो मैकेनिकल स्टेबिलिटी जो इसकी होती है और इलास्टिसिटी होती है, उसको मेंटेन करने के लिए हम प्लास्टिसाइजर का यूज करते हैं, और इसके साथ प्रिजर्वेटिव, कलरिंग और ओपेसिफाइंग एजेंट भी यूज करते हैं। ये दो टाइप के होते हैं मेनली, एक हार्ड जिलेटिन कैप्सूल जिसके अंदर हमारे ड्राई पाउडर्स भरे जाते हैं, और एक सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल जिसके अंदर हमारे ऑयल या लिक्विड डोसेस लिक्विड ड्रग्स भरे जाते हैं, ठीक है। अब आगे लॉजेंजेस। ये क्या होता है कि ये माउथ और थ्रोट के अंदर धीरे धीरे खुल घुल के और हमारे बॉडी के अंदर जाता है, और कफ वगैरह के लिए भी बहुत ही वाइडली यूज होता है। आपने भी देखा होगा एक क्या नाम, स्ट्रेप्सिल, स्ट्रेप्सिल जो आती है वो लॉजेंजेस ही है, ठीक है। इसमें शुगर और गम यूज होता है,
और ये धीरे धीरे हमारे बॉडी के अंदर जाता है। इनडाइजेशन के लिए ही होता है, ताकि ये जो अपर एरिया है ना वहाँ काम कर जाए। एक होता है पेस्टाइल, इसमें कैंडी जैसी होती है। कैंडी में ही हम क्या करते हैं कि ग्लिसरॉल, जिलेटिन, एकेसिया और शुगर के मदद से इसके अंदर ये कैंडी बनाते हैं और इसमें ही ड्रग हम दे देते हैं बॉडी के अंदर। तो यही, ये भी बच्चों के लिए तो बहुत फायदेमंद है, बच्चों को देना भी चाहिए ये चीजें। अब आता है डेंटल कोन्स, दांत में जो कोन्स होते हैं, तो ये भी डोजेस फॉर्म का ही एक हमारा क्या कहते हैं रूप है डोजेस फॉर्म का, जो बैक्टीरिया से हमारे दांतों की मदद करता है। इसमें एक्सिपेंट जो यूज होता है वो लैक्टोलोज, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड यूज होता है। इसके अंदर एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक भी यूज होते हैं, तो ताकि जो माउथ के अंदर इंफेक्शन हो तो उससे बचा के रखे हमारे माउथ को। तो ये सब चीजें यूज होती है बहुत ही धड़ल्ले से। पाइल्स आते हैं, पाइल्स स्फेरिकल गोल रहता है और एक सी आई, एक से ज्यादा एपीआई इसके अंदर कंटेंट्स होता है। अब तो बहुत ही कम ही यूज होता है। आपने वो देखा डल्कोफ्लेक्स जो कॉन्स्टिपेशन में यूज होता है, तो वो भी पाइल्स ही है। अब आता है ओरल ग्रेन्यूल्स। ठीक है। ये क्या होता है कि जैसे ओरल ग्रेन्यूल्स पानी में भी हम करते हैं, पानी में मिला के भी खाते हैं, पानी में मतलब डिसॉल्व करते हैं, या फिर जबान पे रख के पानी से इसे सीधा हम निगल लेते हैं। आपने पेट सफा देखा होगा। या फिर एक और एक चीज आजकल मशहूर है जो इसबगोला हस्क से बनती है, कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज होता है। इसमें हम क्या, इसबगोला हस्क भी ओरल ग्रेन्यूल्स में ही आएगा, तो उसको भी जबान पे ऐसे रखते हैं और पानी से हम गटक जाते हैं। ग्रेन्यूल्स ये चिपकता है थोड़ा सा माउथ में, लेकिन फायदेमंद है, हमारे कॉन्स्टिपेशन वगैरह में यूज होता है। ओरल पाउडर, अब ये जैसे ओरल भी हम, आपने देखा एक जिसे माउथ अल्सर्स हो जाता है, जबान के मुंह के अंदर छाले पड़ जाते हैं, वो क्या करते हैं कि ओरल भी ये कैप्सूल को खोल के और उसको मुंह में रख के कुछ देर तक ऐसे ऐसे उसका पेस्ट बनाते हैं, मुंह के चारों ओर लगाते हैं और फेंक देते हैं। तो डिग्री ऑफ फाइनेंस के ऊपर ये उसके ऊपर मतलब ये बेस्ड है, और कहीं ना कहीं हमारे मुंह के अंदर जो भी बीमारियां है उसको ट्रीट करता है। ये एंटा एसिड भी इसको यूज करते हैं हम। ऐसे खोले, 5 ml जबान में लिए और पानी से गटक गए, तो ये ओरल पाउडर भी होता है ये। अब लिक्विड डोसेज फॉर्म की बात कर ले। इसमें हमारा ओरल सॉल्यूशन होता है, एक या दो मेडिकेशन से मिलके जो सॉल्यूशन बना रहता है, ये सॉल्यूशन रहता है। ये रेडी टू यूज रहता है, 5 ml 10 ml हम यूज कर सकते हैं। ओरल इमल्सन हो गया हमारा। इमल्सन की खासियत ये है कि या तो पानी के अंदर ऑयल रहता है या ऑयल के अंदर पानी रहता है, और एक तो ऑयल मतलब बाइफेजिक होता है, वो ऑयल वाटर ऑयल ऐसे करके होता है कुछ। तो ये भी हमारा इमल्सन भी एक टाइप का लिक्विड डोजेस फॉर्म है, जो या तो पानी के अंदर तेल रहता है या तेल के अंदर पानी रहता है, और उसके अंदर हमारे ड्रग्स रहते हैं, और वो हम अलग अलग बीमारियों के लिए यूज करते हैं। ओरल सस्पेंशन हो गया, जैसे एक और एक से ज्यादा एपीआई एक व्हीकल के अंदर सस्पेंडेड रहते हैं और उसको सेडिमेंट होने से बचाते हैं। यूनिफॉर्म सस्पेंशन रहता है, और करेक्ट डोज हमारे बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर हो, ये भी इंश्योर करता है इसके ढक्कन से, और एक फिक्स अमाउंट में हम इसे लेते हैं। ठीक है। सस्पेंशन तो कुछ बॉडी के ऊपर अप्लाई करने वाले भी आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। सीरप, सब लोगों ने सीरप लिया होगा। सीरप में क्या होता है, 66.7% वेट बाई वेट आईपी के हिसाब से सुक्रोज रहता है घोल, और उसके अंदर हम मेडिकामेंट यूज करते हैं। ठीक है। ये क्या होता है कि मतलब जो हमारा टेस्ट वगैरह है उसको मास्क करने में बड़ा ही फायदेमंद होता है। एलेक्जर, एलेक्जर लिक्विड डोजेस फॉर्म है। इसमें जो भी हमारे कफ वगैरह में यूज होते हैं, इथेनॉल और सुक्रोज हाई अमाउंट में इसमें यूज होते हैं। एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव भी यूज होता है, और कुछ स्टेबलाइजर भी यूज होते हैं। ये भी हम अलग अलग बीमारियों के लिए लेते हैं। माउथ वॉश हो गया,
लिस्ट्रीन बहुत ही फेमस है। इसमें हम गार्गल करते हैं माउथ वॉश को थोड़ा सा मुंह में रख के और गार्गल करते हैं कि ओरल हाइजीन हमारा बना रहे और जो मुंह के अंदर इन्फेक्शन है वो ट्रीट होते रहे। एक आता है लिंक्टस। लिंक्टस की तारीफ ये है कि इसको पीने के बाद पानी नहीं पिया जाता है और ये अनडाइल्यूटेड लेते हैं। ये कफ में यूज किया जाता है, ठीक है। हाई इसमें ग्लिसरॉल रहता है एक हाई प्रोपोर्शन में और ये डिमोल्सेंट इफेक्ट शो करता है थ्रोट के जो भी मेम्ब्रेन्स में इन्फेक्शन है उसमें। 5 ml डोज ही लिया जाता है इसका, बहुत रहता है। एक होता है ओरल ड्रॉप्स जो मतलब सस्पेंशन और इमल्सन सॉल्यूशन भी हो सकता है। ये दर्द वगैरह में इसे यूज करते हैं, लिक्विड प्रिपरेशन ही है और इसको स्मॉल अमाउंट में बूंद बूंद लेके और दर्द वगैरह में हम यूज करते हैं। डायरेक्ट साइट ऑफ एक्शन पे लगाते हैं जहाँ पे दर्द है। एक होता है गार्गल। ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, गर्म पानी के साथ इसको मिलाते हैं हम, ठीक है। थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह जो हो जाते हैं, बीटाडीन का आता है गार्गल, तो ऐसे में गार्गल वगैरह करते हैं तो सोर थ्रोट जो होता है हमारा वो बहुत अच्छे से ट्रीट हो जाता है। लोशंस हो गए, सन स्क्रीन लोशंस वगैरह जो भी है, मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म है ये हमारे बॉडी के मतलब स्किन पे जो भी प्रॉब्लम्स है उसको ट्रीट करने के लिए यूज होता है, या हमारे बॉडी के ऊपर जो स्किन के ऊपर एक लेप चढ़ा लेते हैं तो सन से आने वाले बहुत सारे रेज से ये हमारे बॉडी की हिफाजत करती है और जो भी टैनिंग वगैरह से बचाती है। नेजल ड्रॉप, नेजल स्प्रे, नाक वगैरह बंद हो जाए तो हम लोगों ने भी यूज किया होगा इसको, नाक के अंदर ड्रॉपर की मदद से डालते हैं ताकि वो लोकल इफेक्ट शो करे। एंटी हिस्टामिनिक डिकॉन्जेस्टेंट जो होता है वो नाक साफ करने का ही होता है जो ब्लॉकेज हो जाता है, और एंटी हिस्टामिनिक मतलब जो एलर्जी वगैरह होती है ना तो उसको ट्रीट करने के लिए होता है। अब कोलोइडियंस है, ये जो है नाइट्रोसेलुलोज का ये होता है सॉल्यूशन जो एथर या एसीटोन में मिला के बनाया जाता है और कभी कभी इसमें अल्कोहल भी मिलाया जाता है, ठीक है। अब ये क्या होता है कि जब हम लगाएंगे ना तो इससे जो हमारा सॉल्वेंट है ईथर एसीटोन या फिर जो अल्कोहल है वो क्या होता है कि इसके ऊपर से उड़ जाता है, वो इवेपोरेट हो जाता है। जब इवेपोरेट हो जाता है ना तो ये क्या होता है कि एक सेलुलोड लाइक फिल्म बनाता है हमारे बॉडी के अंदर जो मदद करता है बहुत सारी चीज़ों से। ये फ्लेमेबल होता है, बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल होता है क्योंकि इसमें सॉल्वेंट है बहुत सारे ऑर्गेनिक। तो आग से बच इसको बचा के रखना चाहिए आग से, ठीक है। वाटर रिमूवर जो है उसमें एसिटिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड रहता है, एसीटोन क्लोराइडन बेस उसमें यूज होता है और ये केरेटोलाइसिस को मतलब ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। एक पेंट आता है, थ्रोट पेंट्स वगैरह आपने नाम सुना होगा, ये भी मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म है। अब मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या होते हैं ये अभी आप पढ़ेंगे आने वाले दिनों में, यूनिट्स जो है सेकेंड थर्ड फोर्थ इसके अंदर है, ठीक है। ये स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन में अप्लाई किया जाता है। इसके अंदर वोलेटाइल सॉल्वेंट यूज होता है जो तुरंत इवोपरेट हो जाता है और ड्राई कर देता है जहाँ पे अप्लाई किया जाता है और एक फिल्म बना देता है मेडिकामेंट्स का। ग्लिसरॉल का जो हाई कंटेंट है वो विस्कस बना देता है थ्रोट पेंट्स को और जो भी साइट पे हम इसे अप्लाई करते हैं वो एक लंबे अरसे तक वहां पे मेडिकामेंट को चिपका देता है, ठीक है। तो इसलिए ये जरूरी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, पेरेंटल डोजेस फॉर्म के बारे में बात कर लें। पेरेंटल डोजेस फॉर्म जैसे इंजेक्शन वगैरह हम लेंगे तो वो पेरेंटल डोजेस फॉर्म में हमारे बॉडी के अंदर लिक्विड डोजेस फॉर्म में ही ये मतलब लिक्विड में सॉलिड इसका पाउडर रहता है, लिक्विड के अंदर घोलते हैं और इंजेक्शन में लेके इसको बॉडी के अंदर इंस्टिल कर देते हैं नीडल की मदद से, ठीक है। इंट्रावेनस इसमें क्या होता है कि वेन में डायरेक्ट हम ये इंजेक्शन को देते हैं। आपने भी देखा होगा देते समय खींचता है वो जो इसको देता है कि देखता है कि ब्लड आया या नहीं आया, ठीक है। इसका एक एडवांटेज है कि जैसे ये बॉडी के अंदर गया तुरंत ये तुरंत काम करना शुरू करेगा और इसका जो बायो अवेलेबिलिटी है वो 100% है। अब बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है, ये
आप पढ़ेंगे आगे। ठीक है, इंट्रामस्कुलर ये मसल्स के अंदर दिए जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर देने से ये फायदा होता है कि जो भी मतलब मैकेनिज्म काम करता है मसल्स में, वो इस ड्रग को लेके, और ये भी तुरंत काम करता है। इसमें भी 100% बायो अवेलेबिलिटी रहती है, और ये भी तुरंत फास्ट रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन है इसका भी। एक होता है सबक्यूटेनियस, ये स्किन के सबक्यूटेनियस लेयर में हमारा दिया जाता है। ठीक है, डर्मिस और एपिडर्मिस के बाद सबक्यूटेनियस लेयर आता है, और वैक्सीन इंसुलिन वगैरह ऐसे ही दिए जाते हैं। सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म की बात कर लें तो ऑइंटमेंट और सेमी सॉलिड और ग्रीसी प्रिपरेशन। ऑइंटमेंट जो है वो ग्रीसी मतलब क्या बोलते हैं, सेमी सॉलिड है तो ग्रीसी होगा ही। इसको हम स्किन के ऊपर, रेक्टम या नेजल मिकोसा के ऊपर अप्लाई करते हैं, वहां पे ये हमारा ड्रग पहुंचाने के लिए। ठीक है, यूजुअली जो बेस है उसमें एनहाइड्रस होता है, और स्किन सिक्रेशन में इमिसिबल होता है, तो ऊपर ही काम करता है ये। और इमोलेंट और डिजोल्व मेडिकमेंट स्किन को पहुंचाने के लिए भी इसका यूज हम कर सकते हैं। जेल है, जेल हम यूज करते हैं पेन वगैरह में, हम ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें फिजिकल केमिकल क्रॉस लिंकिंग बहुत अच्छी होती है। पेन ये तुरंत मसल्स के अंदर हीट प्रोड्यूस करके और ड्रग को पहुंचाता है, ट्रीट करता है। ठीक है, और कभी कभी जेल का हम ल्यूब्रिकेशन के लिए भी यूज करते हैं, मेडिकेशन के लिए भी यूज करते हैं, और एस्पर्मिसिडल एजेंट के लिए भी यूज करते हैं, मतलब स्पर्म को किल करने के लिए। वेजिनरी यानी वेजाइना के अंदर लगा के स्पर्म को हम किल कर सकते हैं जेल की मदद से। अब आ गया क्रीम की बात, तो क्रीम दो प्रकार के होते हैं, एक ऑयल इन वाटर, एक वाटर इन ऑयल। ठीक है, ये जो ऑयल इन वाटर है, तो इसका जो मेन मतलब मटेरियल है बल्क में, वो हमारा वाटर है, लेकिन उसके अंदर ऑयल सस्पेंडेड रहते हैं। ये ग्रीसी कम होते हैं और पानी से जल्दी धुल जाएंगे क्योंकि पानी इसमें ज़्यादा है। और जो वाटर इन ऑयल होते हैं, इसमें क्या होता है कि ऑयल के अंदर वाटर के पार्टिकल्स इम्बेडेड रहते हैं। ठीक है, और इसको हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक ड्रग प्रिपरेशन है, वाटर से इधर उधर भागते हैं। और ये क्या करते हैं, वाटर लॉस को कम कर देते हैं, स्ट्रेनम कॉर्नियम से निकलने नहीं देते, जो स्किन के मॉइस्चर को हमारा मेंटेन रखता है। पेस्ट की बात करें तो पेस्ट बेसिकली क्या होता है, ऑइंटमेंट होता है जो इंसॉल्युबल सॉलिड जो है इसके अंदर बहुत बड़े होते हैं। पेस्ट आप देखेंगे सेमी सॉलिड होता है, लेकिन थोड़ा सा कठोर होता है जेल के मामले में। इस सिस्टम को जब स्टिफ किया जाता है, मतलब सॉलिड बहुत ज़्यादा इसके अंदर है, तो ये मैटर जो है इसके अंदर स्टिफ हो जाते हैं। लेकिन ये काम बहुत फास्ट करता है क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन इसमें ज़्यादा रहता है। ये लेस हीटिंग कॉज करता है, और ऑइंटमेंट से कम पेनेट्रेशन शो करता है, यानी छनछनाहट कम होगी आपको स्किन के अंदर, लेकिन रिलीफ भी थोड़ा देर बाद मिलेगा। ये बैरियर एक बहुत ही बेहतरीन बैरियर बन जाता है जब स्किन के ऊपर लगाया जाता है, और स्किन के ऊपर तुरंत एब्जॉर्ब होता है, और नेक्सस केमिकल को न्यूट्रलाइज करता है स्किन को जाने से पहले। इसमें दो प्रकार होता है, जैसे ग्रीसी पेस्ट हो गया लीजर्स पेस्ट, और नॉन ग्रीसी पेस्ट में वैसोलिन पेस्ट हो गया। ठीक है, इनहेल डोजेस फॉर्म के अंदर हमारा आता है इनहेलर, जैसे सल्ब्यूटामोल का इनहेलर आता है ना, जिसको अस्थमा वगैरह होता है, तो इनर्ट प्रोपेलेंट हम डायरेक्ट लंग्स के अंदर पहुंचाते हैं सॉल्यूशन, सस्पेंशन या इमल्सन के फॉर्म में, इनहेलर के मदद से। ठीक है, इसमें मीटर डोजेस फॉर्म, जैसे इसके अंदर एक मीटर लगा रहता है, जैसे आप एक बार पुश कीजिएगा तो उतने ही अमाउंट में वो आपके बॉडी के अंदर जाएगा। ठीक है, तो इसके मदद से हम एक फिक्स अमाउंट में लंग्स के में हम मेडिकेशन यानी ड्रग भेज सकते हैं। ठीक है, तो अस्थमा में और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में इसका यूज करते हैं हम। ये वेंटोलिन इनहेलर यहाँ पे है, देखिए 200 डोजेस, यानी 200 बार आप इसको प्रेस करेंगे, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। खींच खींच भी सकते हैं, प्रेस भी करते हैं कई लोग, कई लोग खींचते भी हैं।
नेबुलाइजर और एटोमाइजर, ये एटोमाइजेशन के ऊपर काम करता है, मैकेनिज्म के ऊपर। ये क्या करता है ना कि एटोमाइज कर देता है ड्रग पार्टिकल्स को गैसियस फॉर्म में, जो हमारे लंग्स के अंदर जाते हैं, ठीक है। जो मतलब लिक्विड होते हैं ना, ऐसा समझिए जैसे इसमें लिक्विड भरे हैं, उसको मिस्ट में बना देंगे, यानी फवारा के रूप में, फवारा भी नहीं कर सकते हैं, धुंध के बोलिए। और एयर की मदद से हमारे नेजल कैविटी से होते हुए हमारे लंग्स के अंदर जाते हैं। एयर और ऑक्सीजन को लिक्विड मतलब मेडिसिन के साथ पंप करता है और उसको वेपर में बदलता है। और वेपर जो है, जिसे पेशेंट तो सांस लेगा ही नहीं, सांस लेगा तो मर जाएगा, तो सांस की मदद से वो लंग्स में पहुंचते हैं। ये पेशेंट्स को बताया जाता है कि आप यूज कीजिए, क्योंकि ये चीप होता है उससे, अभी जो हम लोग इनहेलर देखे हैं उससे, और पोर्टेबल भी है, कहीं भी लगाएं और हम थोड़ा सा नेबुलाइज किए खुद को और चल दिए। और इसमें साइड इफेक्ट के रिस्क भी बहुत कम है। और रिस्पिरेटरी डिजीज के जो सीरियस केसेस है ना, उसके लिए ये रिजर्व करके रखना चाहिए, क्योंकि ये तुरंत रिलीफ देता है। रेक्टल और वेजाइनल डोजेस फॉर्म के बारे में जानते हैं। सपोजिटरी, ये वेजाइना के अंदर हम इंसर्ट करते हैं इन्फेक्शन को, बॉडी को मतलब ट्रीट करने के लिए। तो कौन सेप का होता है यूजुअली, देखिए ये सपोजिटरी है, बिशाफोर्डाइल सपोजिटरी है, डल्कोफ्लेक्स। और ये रेक्टम में वेजाइना के रेक्टम में या वेजाइना में हम इसको ले सकते हैं। ये कॉन्स्टिपेशन वगैरह में यूज करता है। ये क्या होता है कि बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है और उसके अंदर ही घोल हो जाता है। इनीमा, इनीमा ये क्या होता है कि इसको प्रेस करके रेक्टम के अंदर डाला जाता है, एनस में पाइप के द्वारा हम मेडिकामेंट पहुंचाते हैं। इसमें इवैक्यूएंट इनामा होता है, रिटेंशन इनामा होता है। इस कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए ये डाला जाता है। 2 लीटर तक इसका वॉल्यूम होता है। बॉडी टेम्परेचर से गर्म भी हो जाता है। सॉफ्ट सोप इनेमा और मैग्नीशियम सल्फेट इनेमा इसकी कुछ एग्जांपल्स हो गए। इसका 100 ml से ज़्यादा इसका रिटेंशन इनेमा का डोज नहीं होता है। कोई वार्मिंग की ज़रूरत नहीं होती है। बैरियम इनेमा और न्यूट्रिएंट इनेमा जैसे हो गए। अब पेसरीज क्या हो गए हमारे? ये मेडिकामेंट प्रिपरेशन है, सॉलिड मेडिकामेंट प्रिपरेशन, और इसको डिजाइन किया जाता है वेजाइना के अंदर ऐसे मतलब इंसर्ट किया जाए कि उसके अंदर ही ये मेल्ट कर जाए या डिजोल्व कर जाए। इसमें मोल्डेड पेसरी, इसमें कौन सेप, और भी सेप के आते हैं, लेकिन कौन सेप बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर है। कॉम्प्रेस्ड पेस्ट्रीज, ये कॉम्प्रेशन मेथड से बनाया जाता है और डिफरेंट शेप में यूज होता है। वेजाइनल कैप्सूल्स, अब ये सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स यूज होते हैं और वेजाइना के अंदर यूज होते हैं, ठीक है। और ये इंट्रोडक्शन ऑफ डोजेस फॉर्म हमारा समाप्त हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने इतने देर तक इस लेक्चर को सुना। ये बेहद ही एक बेहतरीन लेक्चर था और इंफॉर्मेटिव लेक्चर भी था। सबको इस बारे में थोड़ा सा नॉलेज रखना चाहिए। हमने तो हर चीज़ को अच्छे से समझाया, एक एक स्टेप से समझाया है। फिर भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, माइंड में कोई क्वेश्चन है, तो आप बेफिक्र उसे कमेंट कीजिए। हम हर एक क्वेश्चन का जवाब बहुत ही डिटेल में देंगे, या फिर आपके क्वेश्चन के ऊपर ही एक नया लेक्चर बनाएंगे। तो आपसे गुजारिश है, कोई भी क्वेश्चन हो आप तुरंत उसको कमेंट कीजिए। स्लाइड्स बनेगी आपकी प्रॉब्लम्स के ऊपर और उसके ऊपर फिर लेक्चर तैयार किए जाएंगे। और फिर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले लेक्चर्स आपको मिलते रहें। हम आने वाले सीरीज में लेक्चर्स के अलावा और बहुत सारी चीज़ें मेडिसिन ड्रग से रिलेटेड ला रहे हैं। तो उस चीज़ से अपडेट रहने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। और बहुत बहुत शुक्रिया इतने देर तक बने रहने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।